हाँ, आज की क्लास हमारी 29 मई की क्लास है, करंट अफेयर की क्लास है। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो मोहल्ला क्लिनिक का हमारा एग्ज़ाम था उसके मैसेज भी आए हैं आपके, मैंने कमेंट भी किए हैं। अगर एक दो कमेंट रह गया होगा तो मैंने मतलब बहुत देर से देखे नहीं है कमेंट। मैं दिन में 2 दिन में एक बार या पूरे दिन में एक बार कमेंट चेक करता हूँ, तो कई बार आपको रिप्लाई में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो बस यही बताना था मुझे कि जो मोहल्ला क्लिनिक का एग्ज़ाम है उसका 1 या 2 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, 31 मई तक। जो मेन प्रोसीजर होता है ना, जिस दिन आपका एग्ज़ाम हुआ उसके 1 महीने में सारे काम हो जाता है इसका सारा। तो हमें 1-2 दिन का और वेट करना है। हमारी क्या है, फाइनल रिजल्ट मार्क्स शो कर देंगे वो, या लिस्ट दे देंगे पहली। तो बस हमें थोड़ा इंतज़ार और करना है। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी तो आपको टाइम टू टाइम मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। इसके अलावा क्या बोलते हैं, कोई भी फार्मासिस्ट से रिलेटेड अपडेट होगी, कहाँ वैकेंसी निकल रही है, कहाँ फॉर्म किसके निकल रहे हैं, क्या निकल रहा है, उसके लिए भी मैं अपडेट करवा दूंगा। अब जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं इसकी, उनके लिए बता दूं, अब इसकी जो हमारा बिहार है इसके अंदर वैकेंसी आने वाली है फार्मासिस्ट की, कम से कम 1500 के आसपास। अभी कंफर्म नहीं हुआ है इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। जिस दिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा तो मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगा। तो जो मतलब एक्सपेक्टेड वैकेंसीज है उनके बारे में भी टाइम टू टाइम हम चर्चा करते रहेंगे। इसके अलावा ये करंट अफेयर हम DSSB के हिसाब से पढ़ रहे हैं, और मेन फोकस हमारा DSSB के हिसाब उस बेस पे ये कि DSSB में जर्नल पेपर और सब्जेक्ट आता है, उस बेस पे हम पढ़ रहे हैं। मुझे पता है मैं कंटिन्यूटी नहीं बना पाया, मतलब मैथ्स की वीडियो नहीं आ पाई लगातार। जॉब के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कंटिन्यूटी रखूँ अपने आप की। करंट अफेयर की मेंटेन कर रखी है, इसी तरह क्या धीरे धीरे मैथ्स की भी कर दूंगा, रीजनिंग की भी, और बाकी सब्जेक्ट की भी क्या मेंटेन हो जाएगी। तो बस थोड़ा सा समय चाहिए, इनकी कंटिन्यूटी क्या आपको वापस मिल जाएगी। बस इतना ही बताना था। क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहली हिंदी लेखिका जिनके उपन्यास को बुकर प्राइज 2022 मिला। देखो, जो बुकर प्राइज है ना, आज तक भी किसी भी हिंदी की लेखिका को या किसी हिंदी के आर्टिकल को नहीं मिला। पहली बार हिंदी लेखिका है जिन्हें क्या बुकर प्राइज मिला। वो कौन है? गीतांजलि श्री। मेनली अगर हम कहें, बुकर प्राइज इन्हें ना मिलके इनके अनुवाद को मिला है। इनके बुक का एक लेडी ने अनुवाद किया। यहाँ हम देखते हैं, ये जो है आपको दिखेगा, शकल से पता लग जाता है अपने इंडियंस। और ये क्या है, बाहर के हैं, शकल से पता लग रहा है। ये है गीतांजलि श्री। इन्हें क्या है, मैन बुकर प्राइज शेयर किया है। इन लेडी ने क्या है, इन्होंने अपने एक आर्टिकल लिखा था, कह सकते हैं हम कहानी लिखी थी। इनकी कहानी हिंदी में थी, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया इस लेडी ने, और इस लेडी को क्या मिला? मैन बुकर प्राइज। लेकिन इन्होंने तो ट्रांसलेट किया था, तो इन्होंने अपना प्राइज किसके साथ शेयर किया? गीतांजलि श्री के साथ। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा क्या चीज़ है गीतांजलि श्री को। नेक्स्ट है, मैन सॉरी मैन नहीं, बुकर प्राइज 2022 जीतने वाले पहले हिंदी उपन्यास का नाम क्या था? रेत की समाधि या रेत समाधि। को ट्रांसलेट वर्जन का नाम, ये रेत समाधि है, इसका ट्रांसलेट किया इंग्लिश के अंदर तो क्या नाम हो जाएगा? टोम्ब ऑफ सैंड। तो ये क्या है, इसका इंग्लिश अनुवाद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुकर प्राइज जिंदगी में पहली बार हिंदी वाले किसी इंसान को मिला है, उसकी बुक का नाम क्या था? रेत की समाधि। और इंग्लिश में क्या बोल देंगे इसे? टोम्ब ऑफ सैंड। लेखिका गीतांजलि श्री ने इस उपन्यास को बुकर प्राइज 2022 को 26 मई को क्या इन्हें सम्मानित किया गया। गीतांजलि की यह पुस्तक रेत समाधि के नाम से प्रकाशित हुई थी। हिंदी के अंदर क्या, रेत समाधि के नाम से ये बुक प्रकाशित हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बुकर प्राइज 2022 जीतने वाली पहली हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री की पुस्तक रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवादक का क्या नाम है? अब ऐसा मत सोचने लगना इन्हें मिला है इन्हें नहीं मिला, एक तरह से कंबाइन इनाम मिला। अब हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि इसका ज़्यादा योगदान था इनका। सीधी सी बात है, इनका ज़्यादा योगदान है, क्योंकि इन्होंने ही तो बुक लिखी है, इन्होंने सिर्फ ट्रांसलेट ही तो किया है। तो जो संस्था थी उन्होंने दोनों को ही एक साथ बुलाकर इकट्ठा इनका प्राइज़ दिया है। मतलब इनकी पहले से इच्छा थी कि शेयर करेंगे प्राइज़ को,
तो इसलिए क्या है, इन्होंने प्राइज अपना शेयर किया। याद रखना, ये भी पूछ सकता है क्या इन्हें अलग अलग प्राइज मिला था? नहीं, इन्होंने आपस में अपना प्राइज मतलब शेयर किया था। इंडिया वाले ऐसे काम करते रहते हैं। आपको पता होगा रणजीत सिंह दिसाले, जो यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत के एज ए टीचर नियुक्त किए गए थे कि कैसे टीचिंग रिफॉर्म होने हैं, उन्हें जो अमाउंट मिला था ना जीतने वाला, फर्स्ट प्राइज, एक कैसे कह सकते हैं फर्स्ट प्राइज, वो उन्होंने अपने साथ जो सेकंड थर्ड और पोजीशन पे थे 50% अपने पास रखा उन्होंने, और बाकी 50% अपने सभी साथियों को क्या बांट दिया। तो इंडिया वाले तो ऐसे अच्छे काम करते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि जो रेत की समाधि है, इसका इंग्लिश में अनुवाद करने वाले का क्या नाम है? तो इसका इंग्लिश में अनुवाद करने का नाम क्या है? डेजी रॉकवेल। अब डेजी रॉकवेल क्या है ना, यही लेडीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं। पता है ना रेत की समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंडी हम पढ़ चुके हैं। गीतांजलि का वो मतलब वो था, उपन्यास था। और इसके क्या है, लगभग 27 लाख रुपए की साहित्य पुरस्कार मिला। दोनों को मतलब कंबाइन मिला, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मतलब क्या, 25,000 पाउंड, 27 का आधा कर लो, 24 दूनी 48, 23.5, 23.5 लाख रुपए गीतांजलि श्री को मिले, और 23.5 लाख क्या है उन दूसरी लेडीज को मिले। उपन्यास के बारे में, जो रेत की समाधि है क्या, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब आपके मतलब उत्सुकता हुई होगी जब ये नाम सुना होगा, रेत की समाधि, कुछ क्या मतलब इसकी कहानी वगैरह क्या थी। तो मैं मतलब एक हल्का सा वो बता देते हैं कहानी किस बेस पे थी। एक 80 साल की महिला की कहानी है, जो अपने पति की मौत के बाद तनाव में चली जाती है और एक नया जीवन शुरू करना चाहती है। ये बात बहुत लोगों से रिलेट करती होगी। भगवान करे जो भी सुन रहा हो सबके घर में सभी लोग हों। लेकिन हाँ, जब किसी के घर में मतलब मृत्यु हो जाती है किसी की फैमिली मेम्बर की, तो एक तरह से डिप्रेशन में तो चले ही जाते हैं। इसके अलावा क्या है, वापिस उन्हें अपना नया जीवन शुरू करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती है। अब उन्हें आदत थी कोई भी काम करना है तो जिनकी भी परिवार में मृत्यु हुई होगी, मे भी उनका पति हो, उनके बच्चे हो, या उनके माता पिता हो, तो कोई भी चीज़ आई तो सलाह लेने के लिए लाते हैं ना, तो परिवार में सलाह लेते हैं। और भी बहुत सारे काम होते हैं, काम बटे रहते हैं घर के अंदर कि बाहर का काम मेरा है, अंदर का काम इनका है। तो अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वो बार बार जब हम उस काम को करते हैं, हमें उस व्यक्ति के बारे में याद आती है, तो एक नया जीवन शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे टाइम पे। तो इसी के बारे में कहानियाँ, मैं कहानी नहीं बता पाने का। तो बस कहानी यही है कि एक 80 साल की बुजुर्ग महिला थी, उनके पति की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश। उसके बाद क्या है, वो मतलब हर छोटे छोटे पल को याद करती है कि मैं उसके पति के साथ इस तरह बातें करते थे, टाइम स्पेंड करते थे, यहाँ जाते थे वहाँ जाते थे। उसके बाद फिर वो अपना नया जीवन स्टार्ट करना चाहती है, लेकिन बार बार पुरानी यादें उसे पीछे धकेलती रहती है। तो इस तरह क्या कहानी के बारे में बता रखा है पूरा। तो अच्छी कहानी है वैसे इनकी। गीतांजलि श्री के बारे में, गीतांजलि के बारे में सबसे पहली बात, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, 64 वर्षीय महिला, और मैनपुरी मतलब उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली है। इन्होंने अपना जो पहला उपन्यास लिखा था वो क्या था, मई। इनका उपन्यास क्या है, हमारा शहर उस बरस 90 के दशक में आया था, जो सांप्रदायिकता, जैसा आपने पहले टाइम पर सुने होंगे ना, क्या नाम, मतलब हिंदी के अंदर बहुत सारे साहित्य पूछते हैं, यहाँ नहीं पूछते हैं। मतलब DSSB के अंदर साहित्य के बारे में नहीं पूछते हिंदी सेक्शन में। अब करंट अफेयर में पूछ ले बात अलग है, हिंदी के सेक्शन में साहित्य वगैरह में DSSB में नहीं पूछते। लेकिन अगर किसी बच्चे को टीचिंग फील्ड में किसी का कुछ अध्यापन हो, तो जो यूपी टेट होता है, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पूछते हैं उपन्यास के बारे में। मतलब सूरज का सातवां घोड़ा, और आपका मैं तो यहाँ हूँ, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिरबाजी, टके सिर खाजा, इस तरह के बहुत सारे क्या है वो पूछे जाते हैं, मतलब उपन्यास। तो एक चीज़ और भी आपको ये भी पता होना चाहिए क्या किस चीज़ का सिलेबस है। तो मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूँगा कि DSSB का क्या सिलेबस है, और क्या चीज़ DSSB में नहीं आती। आती बहुत सारी चीज़ है, कुछ चीज़ नहीं आती, तो उनका हमें पता होना चाहिए। हम बेफालतू में उपन्यास पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे हिंदी के अंदर, तो हमारा क्या टाइम वेस्ट होगा। बहुत जल्दी हिंदी की क्लास भी मैं लाऊंगा,
बस थोड़ी व्यस्तता है, उन्हें थोड़ा कम करके फिर स्टार्ट करते हैं। गीतांजलि श्री का जो उपन्यास था उसका क्या तिरोहित भी था, और इन्होंने होमोसेक्सुअलिटी के आधारित भी बहुत कुछ लिखा है। खाली जगह और रेत समाधि, ये क्या इनके कुछ उपन्यास है। अब हमें इनके सारे उपन्यास नहीं याद करने। मैन बुकर प्राइज, सॉरी बुकर प्राइज इन्हें किस चीज में मिला है? रेत की समाधि। तो इनका यही इम्पोर्टेंट है बस, तो यही याद करना है। वो मैं थोड़ा ज़्यादा भावनाओं में बह के चला गया था, आगे लो। इम्पोर्टेंट, पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया? ये कहाँ किया? दिल्ली, लखनऊ, पटना, जयपुर। तो कहाँ पे किया? हमारा दिल्ली के अंदर। क्या? ड्रोन महोत्सव। ये आप देख सकते हो, भारत ड्रोन महोत्सव नई दिल्ली 27 से 28 मई। ये नरेंद्र मोदी रिमोट लेके आराम से ड्रोन उड़ा रहे हैं। तो आपको पता ना ड्रोन का इस्तेमाल क्या है। भारत क्या है, अब इसके अंदर एक तरह से प्रिविलेज दे दिया ड्रोन को। जो ड्रोन का, जो कोई ड्रोन फैक्ट्री लगाना चाह रहा है उन्हें भी क्या है, सब्सिडीज दी जा रही है दुनिया भर की। इसके अलावा क्या है, ये भारत का मानना है, हमारे मोदी जी का मानना है। सॉरी, कई बार बोलते बोलते आगे पीछे हो जाते हैं वर्ड। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, इनका मानना है कि जो ड्रोन है ये भविष्य की संभावना है। अगर भारत इसका फुल यूटिलाइज करे तो ड्रोन एक्सपोर्टर भी बहुत अच्छा हो जाएगा भारत, और ड्रोन से हम अपना खुद का भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अभी तक भारत क्या ड्रोन को इम्पोर्ट करता था, तो भारत ने क्या कहा कि भाई मिलिट्री वाले ड्रोन तो हम अभी भी इम्पोर्ट करेंगे, लेकिन जो शादी ब्याह में यूज़ होते हैं ऐसे ड्रोन का, उनके इम्पोर्ट पे क्या लगा देंगे, बैन। वो आप हमारे जो देश में ड्रोन बन रहे हैं उन्हीं का यूज़ करोगे। मिलिट्री पर्पज से भी हम कोशिश करेंगे अपने देश के अंदर ही बनाए, लेकिन जब तक हम इतना सटीक ड्रोन नहीं बना पा रहे तब तक हम थोड़ा बहुत इसका इम्पोर्ट कर लेंगे। बाकी हम क्या है, अब ड्रोन के अंदर आत्मनिर्भर बनेंगे। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, और 150 ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट भी बांटे गए। इसके लिए भी सर्टिफिकेट होता है। इसके अलावा क्या ड्रोन प्रदर्शनी, मतलब स्टार्टअप का चर्चा में रही कि भाई एक तरह से स्टार्टअप, पता ना एक नई कंपनी खोलना तो क्यों ना ड्रोन की ही खोल ली जाए। इस तरह के स्टार्टअप की भी क्या चर्चा बनी रही। अब ड्रोन गेम चेंजर कहाँ साबित होगा? ड्रोन किन क्षेत्रों में गेम चेंजर होगा? देखो, अब ये आपकी स्क्रीन पे है, आप पढ़ते रहना, मैं अपनी उससे बता रहा हूँ। ड्रोन का जो यूज़ है, आप सीधी सी बात है, भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। सबसे पहले जब हम यूरिया वगैरह छिड़कते हैं अपने खेतों में, वो यूरिया हम ड्रोन के माध्यम से बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में छिड़क देंगे, या उसका छिड़काव कर देंगे। ये काम कर सकते हैं। मेडिसिन वगैरह की डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है, और निगरानी रखने के लिए, जो निगरानी रखने के लिए क्या हम ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत बड़े एरिया पे। जैसे राजस्थान का एरिया है या बॉर्डर वाले एरिया है, दूर दूर तक कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। ऐसे में इंसान इंसान तो गश्ती पे रहते ही हैं भारतीय सैनिक, उनकी रिप्लेसमेंट तो नहीं कर सकते हम। लेकिन हम क्या है, जैसे एक सैनिक है, वो एक 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 जगह रह के थोड़े एरिया पे नज़र रख पाएगा, लेकिन वो ड्रोन अगर उसके हाथ में मिल जाए तो क्या बहुत बड़े एरिया पे मतलब ज़्यादा नज़र रख सकता है। इसकी भी यूनिट बना सकते हैं हम कि एक तो ये व्यक्ति हो गए जो मतलब हमारे सैनिक हो गए, व्यक्ति का हमारे जाबाज सैनिक हो गए जो बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं। एक इनके पीछे, एक जैसे मान लो ये 1000 लोग हैं, तो इनके पीछे हम क्या है 50 लोगों की भी अगर टीम बना देंगे ड्रोन की, तो वो 1000 लोग एक तो हमेशा, ये 50 लोग हमेशा इन 1000 के संपर्क में रहेंगे। अगर मान लो किसी एक इंसान पर प्रॉब्लम है, तो ड्रोन से वो तुरंत क्या बाकी को एक्टिवेट करके बता सकता है कि यहाँ प्रॉब्लम है। तो ये सारे मतलब जैसे भी आर्मी का होता होगा, जो रिजर्व फोर्स होती है यहाँ मूव कर सकती है। इसके अलावा क्या है, ये जो हमारे सैनिक है इनकी लोकेशन हमें भी तो पता होना चाहिए, हमें सैनिक की लोकेशन क्या है, कल को कोई अनहोनी होने लगे तो हम अपने सैनिक को बचा सके। सैनिक की लोकेशन प्लस सैनिक के आसपास बहुत बड़े एरिया पे हम क्या है ड्रोन से निगरानी रख सकते हैं। तो इसलिए भी क्या है ड्रोन का डिफेंस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसके अलावा इसराइल जैसी कंपनियों ने तो ड्रोन के अंदर क्या है मतलब हथियार लगा के फिट कर रखे हैं। वो अब वो खुद नहीं उड़ जाते, ड्रोन ड्रोन के माध्यम से कहीं भी बमबारी करके आ जाते हैं। बराबर में जॉर्डन है, और हमारा ये फिलिस्तीन, सबको पता ही है गाजा पट्टी। जब भी मन करे वहाँ गाजा पट्टी पे जाओ और घूम के AK-47 बरसा के आ जाते हैं।
तो ड्रोन का क्या डिफेंस के मतलब हिसाब से बहुत तगड़ा यूज़ है। तो यहाँ भी क्या है, भारत चाहता है कि डिफेंस के अंदर भी, कृषि क्षेत्र में भी, और मेडिसिन वगैरह हुई, और इस तरह सर्विलांस या निगरानी के ऊपर भी हम क्या इसका पूरा इस्तेमाल करें। अभी क्या है, ड्रोन से 5 किलोग्राम तक के फूड की सप्लाई हो सकती है भारत के अंदर। इस तरह का अभी एक प्रपोजल आ चुका है और ट्रायल बेस पे चल भी रहा है। पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं ट्रायल बेस को। ड्रोन महोत्सव जो था हमारा, हल्की सी वीडियो लंबी हो जाएगी आज, कोई नहीं, 15 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट की और, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने की। ड्रोन महोत्सव 2022 मतलब स्थापित हुआ। इसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा 70 से अधिक प्रदर्शनों ने ड्रोन का प्रदर्शन किया। देश में अभी ड्रोन के कारोबार 60 करोड़ रुपए का है। आने वाले 5 साल में क्या है, 15,000 करोड़ रुपए का है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, इसकी मार्केट कितने गुना ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। प्लस सरकार इस पे इंसेंटिव, सब्सिडीज, दुनिया भर की चीज़ देंगी। एक है इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग, इन 12वां इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग, किस भारतीय ने गोल्ड जीता। इसके अंदर कौन से भारतीय जिन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। तो ये कौन से हमारे मुरली श्रीशंकर, यशवीर सिंह, मोहम्मद अनीस याहिया, MP जबीर। तो ये कौन है, मुरली श्रीशंकर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये कहाँ, ग्रीस के अंदर आयोजित हुआ था। अब ग्रीस सबको पता है तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं। यूनान, ग्रीस, पता है ना सबको। भारत के एथलीट लॉन्ग जंप मुरली श्रीशंकर ने क्या 8.31 मीटर की लॉन्ग जंप लगाकर क्या गोल्ड मेडल जीता। ये कब, 25 मई को आयोजित हुआ था ग्रीस के अंदर। तो ये आप देख सकते हो 25 मई को, ये इवेंट की फोटो वगैरह है, जो आप चाहो वो है। मुरली श्रीशंकर केरल के हैं, टोक्यो ओलंपिक खेल चुके हैं, ये तय है, टोक्यो ओलंपिक खेल चुके हैं। और 8.36 मीटर का इनके नाम क्या रिकॉर्ड है। यहाँ कितना लगा के आए हैं, 8.36, थोड़ा सी चुक गए, नहीं तो अपने ही कर देते रिकॉर्ड पर। हाँ, 1 मिनट में। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, आपको नाम सुना होगा बहुत, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसके अंदर सरकार की कुछ हिस्सेदारी थी, वो भी सरकार क्या बेचना चाह रही है। सरकार की 29.5% हिस्सेदारी थी। सरकार कह रही है हम ये भी क्या है, हम इसे एक तरह से बेच देंगे या नीलाम कर देंगे, इससे सरकार का रिवेन्यू मिलेगा बहुत ज़्यादा। ऐसी बात नहीं है, 29.5 थी ये। यह फैसला क्या आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के द्वारा लिया गया 25 मई को। HZL मतलब क्या, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसे बेचने से, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, जिंक लेड माइनिंग कंपनी। माइनिंग समझते हो ना, जिंक और लेड को जमीन से खोद के निकालने वाली भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी। वर्ष 2001 में इसके हिस्से कई चरणों में वेदांता ग्रुप को बेचना शुरू किया। इसके बहुत कई हद तक हिस्से क्या है, वेदांता ग्रुप के पास है। आज की डेट में 65% हिस्सा क्या है, वेदांता ग्रुप के पास है। 65 क्या है वेदांता के पास, और 30 क्या है इंडिया के, मतलब भारत सरकार के पास। अगर हम देखें तो 95 तो यही है, और अपना 30% बेच भी देंगे अब हम वेदांता को ही। 95% क्या है वेदांता ग्रुप के पास हो जाएगा। HZL 5% दुनिया भर के अलग अलग कस्टमर में, जैसे शेयर मार्केटिंग होती है इस तरह से शेयर के अंदर होगा। इस डील से सरकार को कम से कम 32,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। सॉरी 32 बोल दिया मैंने, 38,000 करोड़ रुपए का क्या है फायदा होगा। सरकार ने क्या वित्तीय वर्ष में 65,000 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करने की मदद मिलेगी इसे, सरकार को। 38,000 कम अमाउंट नहीं होती, बहुत ज़्यादा अमाउंट है जो सरकार को मिलेगी इससे। HZL के जो चेयरमैन है वो कौन है, किरण अग्रवाल, और मुख्यालय उदयपुर, राजस्थान। नरेंद्र बत्रा को किस खेल संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा, मतलब इन्हें हटा दिया था, बाद में इन्होंने अपना आप ही क्या इस्तीफा दे दिया। तो क्या थे, OIOA मतलब क्या है,
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसके अध्यक्ष थे। अब क्या इन्हें हटा दिया, बाद में इन्होंने खुद ही क्या इस्तीफा दे दिया। इसलिए मैं देखो इमेज बहुत ढूंढ के लाया था आपके लिए, ओलंपिक का साइन ढूंढ के। तो ये 2017 में अध्यक्ष बने थे, अब क्या इन्हें हटा दिया है। इसके बाद इसके नए सदस्य मतलब इनके ऊपर आरोप था 35 लाख रुपए के निजी फायदे के उस पे कि जो मतलब एक तरह से ओलंपिक के लिए पैसा था, बाकी खर्चों के लिए वो निजी पैसा, इन 35 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन इनके बैंक में हुआ था, उसके ऊपर इनके ऊपर एक तरह से क्या बोलते हैं फिर करप्शन का आरोप था। इस हिसाब से फिर इनके इस्तीफे की मांग उठी, फिर इन्हें हटा दिया गया इनके पोस्ट से। बाद में इन्होंने क्या खुद ही इस्तीफा दे दिया। ये लाइफ मेंबरशिप के आधार पर इसके अध्यक्ष बने थे, और अभी ना हटा दिए, सब मैं आपको बता चुका हूँ। नरेंद्र बत्रा जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट खबर है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की समिति बी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत के ये बहुत बड़े डिप्लोमेट है, बहुत ज्यादा बड़े। इनका नाम क्या है? राजेश भूषण। इन्हें क्या है मतलब जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है इसकी समिति बी का अध्यक्ष चुना गया है। ये क्या केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी मतलब है भारत के। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंतर्गत ही विश्व स्वास्थ्य संगठन है, एक ही चीज है मतलब। इस असेंबली की दो समिति होती है, समिति ए समिति बी। समिति ए डब्ल्यूएचओ की तकनीकी और स्वास्थ्य मामलों का ध्यान देती है। ए समिति क्या तकनीकी, और बी क्या करती है? प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर ध्यान देती है। डिप्लोमेट से तो है, तो डिप्लोमेट से तो क्या करेंगे? प्रशासनिक चीज़ों में मतलब अपना योगदान देंगे, तो बस वही है। इसका मतलब रिपोर्ट वगैरह देती है फिलिस्तीन में क्या स्थिति है, यरूशलेम के कब्जे वाले दुनिया भर के हैं, आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट नहीं है, एक तरह से हम आपके क्या बोलते हैं रेफरेंस के लिए लाया था। इसका काम क्या जो फिलिस्तीन के अंदर हो रहा है, इसराइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर, आपको पता है ना नॉर्मल कंडीशन नहीं है वहाँ। यौन शोषण की रोकथाम के खिलाफ, स्वास्थ्य संगठन के खिलाफ, और भी दुनिया भर के अंदर जो भी ऐसे इस टाइम अफगानिस्तान के अंदर भूखमरी छाई हुई है, उसके लिए क्या है अपना वो मतलब एक तरह से एजेंडा तैयार करते हैं कि हम यहाँ इस तरह की मदद कर सकते हैं और ये काम हम कर सकते हैं। डब्ल्यूएचओ आपको पता है मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा, और टेड्रोस एडोनम क्या है इसके महानिर्देशक। पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन है? ये नाम है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। इसके लेखक क्या है? रस्किन बॉन्ड, भारत के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर है। जेम्स बॉन्ड नहीं, रस्किन बॉन्ड। 19 मई 2022 को क्या है इनका 88वां जन्मदिन था। वह प्रसिद्ध बाल लेखक हैं, बच्चों की वो कॉमिक्स वगैरह की कहानी बनाते हैं। जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ, और वे गुजरात, देहरादून और नई दिल्ली से में क्या है पले बड़े, मतलब भारत के बहुत सारे हिस्सों में क्या है रह चुके वो। गुजरात में, देहरादून में, नई दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में जन्म भी हुआ है इनका। रस्किन बॉन्ड, कहानी आती है इनकी बच्चों की बहुत ज़्यादा। जो हमारा चेसेबल मास्टर्स 2022 है, इसके अंदर भारत के जो स्टार खिलाड़ी है प्रज्ञानंद, वो सेकंड स्थान पर रहे हैं। तो फर्स्ट स्थान पे कौन रहे, मतलब किसने उन्हें हराया? ये कौन है? हमारे डिग लिरेन। आर प्रज्ञानंद का फोटो सबने देखा, फिर भी देख लो, ये क्या है? आर प्रज्ञानंद है। चीनी खिलाड़ी थे डिग लिरेन, इनसे क्या है फिलहाल इन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये अब मतलब दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी बन चुके हैं क्या ये। ये चिसेल मास्टर, ये क्या है? चैंपियनशिप है, इसके अंतर्गत ऑनलाइन टूर्नामेंट होते हैं। आर प्रज्ञानंद के बारे में अगर हम देखें, 16 साल की उम्र है, भारत के ग्रैंड मास्टर के नाम से। इनका पूरा नाम क्या है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। 2005 में चेन्नई में जन्मे। भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली बाबू के क्या है? छोटे भाई हैं क्या? आर प्रज्ञानंद। भाई जीन्स में है इनके खेलना, तो ये तो किसी को छोड़ा ही नहीं। सुपर कंप्यूटर परम पोरुल का उद्घाटन कहाँ हुआ मई 2022 के अंदर? किस जगह हुआ? तो एनआईटी तिरुचिरापल्ली, यहाँ पे क्या है इसका एक तरह से उद्घाटन हुआ।
सुपर कंप्यूटर ऐसे होते हैं कहीं कहीं कमरे जितने बड़े, इस तरह के होते हैं सुपर कंप्यूटर। आपको भी देख के पता लग गया, समझ कुछ भी नहीं आया इसके अंदर। क्या दिखाने का मतलब ये था, देखो ये पूरा इंसान है, इससे बड़े बड़े क्या है कंप्यूटर है। तो इतने बड़े बड़े और कितने सारे लगे हुए हैं, ये सब मिलके एक सुपर कंप्यूटर बनते हैं, कई कमरे बड़े जितने बड़े होते हैं ये। इस सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन 25 मई 2022 को हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट की एक संयुक्त पहल थी। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत सुपर कंप्यूटर को क्या स्थापित किया गया। NSM के तहत मई 2022 तक देश में 15 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जा चुके हैं। सभी को जोड़ ले तो कुल क्षमता 24 पेटा फ्लॉप होगी। अब टेक्निकल टर्म है, मुझे भी नहीं पता। इन सभी कंप्यूटरों का निर्माण भारत में किया गया है और यह स्वदेशी रूप से क्या भारत के अंदर ही विकसित किए गए हैं। परम पेरोल के बारे में अगर हम कुछ खास बात करें, क्योंकि अभी यही लगा है ना नया, तो इस ये क्या NSM के तहत हुआ है। 120 करोड़ ही मान लो, 119 करोड़ की लागत है। निर्माण किसने किया, CDEC ने किया। स्पीड क्या है, 838 टेराफ्लॉप्स, सामान्य कंप्यूटर की तुलना में 2.5 लाख गुना ज़्यादा स्पीड है इसकी। परम पेरोल सिस्टम डायरेक्ट कनेक्ट लिख के ये हमारा लिक्विड कूलिंग तकनीक पर आधारित है, ज़्यादा गर्म नहीं होगा, लिक्विड कूलिंग तकनीक है। परम पेरोल का उपयोग क्या है, इसका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग से जुड़ी सामाजिक परियोजनाओं का मतलब एक तरह से विकास करेगा। सुपर कंप्यूटर का यूज़ क्या होता है, जलवायु वगैरह की जानकारी एकत्रित करना, उसे बताना, जैव सूचना विज्ञान को इकट्ठा करना, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री वगैरह में मदद करना, जीन कोडिंग वगैरह इस तरह की चीज़ों में भी क्या है इसका यूज़ होता है। तो क्लास हमारी यहाँ पे ख़त्म है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम DSSB की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं और कई दिन से हम क्या है करंट अफेयर कर रहे हैं। इसी तरह करंट अफेयर आपकी चलती रहेगी रेगुलर। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब आपके कमेंट आए कि सर अभी हाल ही में CHSL का एग्ज़ाम हुआ था, तो किसी बच्चे ने कमेंट किया कि सर CHSL के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपके वाले आए थे करंट के। तो मतलब भाई पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं रेगुलर आपकी वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।